हेलो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूं कि अगर किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में नो सॉल्यूशन कहा आता है तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखो मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लैम्डा एक्स प्लस 2y प्लस जेड बराबर 1, एक्स प्लस वाई प्लस 3z बराबर अल्फा, 3x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2 हैज नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, देन लैम्डा और अल्फा के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों ये नो सॉल्यूशन आता कब है, वो कौन सी सिचुएशन होती है कि जब नो सॉल्यूशन हो जाता है। और अगर ये बात तुम जान जाओगे तो तुम्हें याद करने में आसानी होती है कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो करना है कि नॉट इक्वल टू जीरो करना है, कहां पर क्या करना है, ये तुम्हें याद हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू मान लीजिए 2 है और मान लीजिए यहां पर 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, आप अगर इसे सॉल्व करें तो x और y की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं मिलेगी, इसमें तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में ये दोनों इक्वेशन एक ही हैं। ठीक है, आप इसमें सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिल जाएगा। तो ये जो लिखा हुआ है ये ओवरऑल क्या बनेगा, x प्लस वाई बराबर 2। और जब ये दिखने में दो इक्वेशन दिखता है पर है एक इक्वेशन, मतलब ये दोनों इक्वेशंस आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट इक्वेशंस हैं। इन्हें सॉल्व करना है, मतलब दो इक्वेशन कब सॉल्व होती हैं, जब दोनों में कोई रिलेशन ना हो। मतलब जैसे यहाँ इसमें हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर दें, जैसे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो मिल जाएगा पर ये नहीं मिलेगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये मिलेगा और ये नहीं मिलेगा। अरे तभी तो तुम काट करके सॉल्व करते हो। अगर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 मिल गया और सिंपली आप यहाँ पे 2 से इसमें x प्लस वाई में 2 से मल्टीप्लाई करके तुम पूरा का पूरा ये पा जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है x और y पूरा का पूरा कट जाएगा। और जब पूरा का पूरा कट जाएगा तो फिर x और y मिलेगी कैसे, है ना। x और y की वैल्यू कैसे मिलेगी एग्जैक्टली कि ये x बराबर ये है, y बराबर ये है। तो अगर जो है एक इक्वेशन को पूरी तरह से किसी इक्वेशन में कुछ ऑपरेशन करके निकाला जा सके या बनाया जा सके, जैसे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके ये सेकेंड वाला इक्वेशन बन जा रहा है, तो इक्वेशन की संख्या फिर एक ही रह जाती है। ठीक है, और जब इक्वेशन की संख्या में कमी हो जाती है तो वहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, क्योंकि फिर यहाँ पर तुम x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू 1 मिलेगी, x बराबर 2 रखोगे तो y बराबर 0 मिलेगा, x बराबर 3 रखोगे तो y की वैल्यू -1 मिलेगी, x बराबर 4 रखोगे तो y की वैल्यू -2 मिलेगी। इस तरह से करते हुए आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलने लगते हैं। ठीक है, देख रहे हो, ऐसे पेयर में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलने लगते हैं। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब मिलते हैं, जब आपको जो है ये दिखाई दे कि इक्वेशन की संख्या में कमी हो गई है। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहां पर ऐसा लिख दूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया होता, तो ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वास्तव में इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हैं, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ये दोनों वास्तव में पैरेलल लाइंस हैं जो कि कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और x और y की वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, तो पैरेलल लाइन है या नहीं है वो सब तो छोड़ो, मगर यदि आप इसको सॉल्व करने के प्रोसेस में आओगे तो क्या होगा, आप पहले वाले में 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, मतलब पहले वाले इक्वेशन में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलेगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। और सेकेंड वाला इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ठीक है, इक्वल का लेफ्ट पार्ट तो सेम आ रहा है पर राइट वाला सेम नहीं आ रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इक्वल के लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो सेम है पर राइट वाला सेम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस समय जब इक्वल के राइट वाला सपोर्ट नहीं करता, जिस नियम से लेफ्ट वाला आपस में संबंधित है उसी रूल से अगर राइट वाला आपस में रिलेशन में नहीं होता है तो वहाँ पर नो सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन होने के लिए क्या सोचना है, इक्वल के लेफ्ट वाले में तो कोई रिलेशन होना चाहिए पर इक्वल के राइट वाले में वो रिलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इक्वल के लेफ्ट में कुछ मल्टीप्लाई करने से कुछ करने से एक इक्वेशन का लेफ्ट पार्ट पूरी तरह से मिल जाना चाहिए पर राइट वाला पार्ट उसी रूल से नहीं मिलना चाहिए। तो ये होता है, और इस तरह के क्वेश्चंस में जब नो सॉल्यूशन मिलता है, यहाँ पर x और y की वैल्यू आएगी ही नहीं। ठीक है, x और y की वैल्यू कोई नहीं खोज सकता, क्योंकि एक ही समय पर 2x प्लस 2y की वैल्यू 4 हो जाए, 2x प्लस 2y की वैल्यू 5 हो जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है ना यार। तो बच्चों ये नो सॉल्यूशन अभी तो 2 इक्वेशन में है, हाँ अभी से 3 इक्वेशन में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखो इसमें एक चीज़ और ध्यान दो, इसमें जो लेफ्ट वाला जो डिटर्मिनेंट बनेगा ये 0 आएगा। ठीक है, मतलब x और y के कोफिशिएंट से बनने वाला जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आएगा, 0। ठीक है,
और अगर 2 और 5 को हम यहाँ रख दें, 2 और 5 को मैं यहाँ रख दूँ, मतलब 1 2 के साथ ये जो यहाँ पे 1 2 था, एक कोफिशिएंट जो 1 2 था, वहाँ पे 2 5 कर दिया जाए तो ये 0 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, 2 और 5 को अगर मैं यहाँ पे भी रख दूँ, 2 और 5 को पहले वाले कॉलम की जगह रख देता हूँ तो भी ये 0 नहीं आएगा। अच्छा, तो बच्चों देखो, इक्वल के लेफ्ट वाले जो वेरिएबल्स हैं उसके कोफिशिएंट्स में आपस में कोई संबंध है, तभी तो वो सब आपस में मिल जाएंगे, किसी एक में कुछ करने से दूसरा मिल जाएगा। तो जब डिटर्मिनेंट 0 हो जाया कर रहे तो उसका मतलब ये निकलता है कि उनमें आपस में कोई संबंध है। मतलब कोई एक इक्वेशन का जो लेफ्ट पार्ट है XY या XYZ के जो कोफिशिएंट्स हैं वो मिल जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर रूल, मतलब कुछ मल्टीप्लाई और कुछ प्लस माइनस करने से। ठीक है, जैसे यहाँ पर कह दिया गया नो सोल्यूशन, तो इक्वल के लेफ्ट वाले में मतलब XYZ के जो कोफिशिएंट्स हैं या पूरा का पूरा XYZ, ये जो टर्म है, ये जो पूरा दिख रहा है एक्सप्रेशन ना लेफ्ट साइड में, तो किसी रो ट्रांसफॉर्मेशन से, मतलब जैसे इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जोड़ दिया तो ये आ गया, माइनस कर दिया तो ये आ गया, या कुछ कर दिया, मतलब इक्वल के लेफ्ट साइड में जो XYZ लिखे हुए हैं उनमें आपस में कोई ना कोई छिपा हुआ रिलेशन है, और ये पता लगाने के लिए डिटर्मिनेंट बहुत काम करता है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस वाले क्वेश्चन में हमें डिटर्मिनेंट का फायदा लेना है और डिटर्मिनेंट निकाल करके हमें उसे नॉट इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0 कर देना है। मतलब इक्वल का जो लेफ्ट वाला जो पार्ट है उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाना है। XYZ के कोफिशिएंट से बनने वाला जो डिटर्मिनेंट है उसे हमें 0 करना पड़ेगा लेफ्ट साइड में, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि उनमें आपस में कोई संबंध है। ठीक है, तो चलिए मैं करके दिखाता हूं। तो इसका नो सोल्यूशन है, मतलब इनमें आपस में कुछ संबंध होना चाहिए, पर 1 अल्फा 2 को, मतलब 1 अल्फा 2 में वही संबंध नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए अब हमें क्या करना है, इसमें याद भी कर लीजिए चाहे तो इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा 2 1 1 1 3 और 3 1 1, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 0 कर दीजिएगा। लेफ्ट साइड में जो XYZ का कोफिशिएंट है उनसे बनने वाला जो डिटर्मिनेंट है उसको आप 0 कर दीजिएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ कोई ना कोई संबंध है, ये एग्जिस्ट करेगा। मतलब इनमें आपस में जब कोई संबंध होगा तभी तो हम लोग ये बताएंगे कि उसमें नो सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होता है। देखो, जैसे x + y = 5 और 2x + 2y = 10, लेफ्ट साइड में संबंध है तो डिटर्मिनेंट तो 0 आएगा। ठीक है, मगर 5 और 10 को रखने पर, मतलब यहाँ पे जैसे 10 की जगह हम जैसे 10 ही है तो ठीक है, तो 5 10 को कहीं भी रखते तो भी 0 आता रहता है। जैसे 1 1 2 2, ये डिटर्मिनेंट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसी में अगर मैं 1 2 की जगह 5 10 कर रहा हूँ तो भी ये 0 आ रहा है। जब 0 आता ही चला जाता है तो गड़बड़ नहीं हो रहा है, कम से कम इनफाइनाइट सोल्यूशन जरूर मिलेगा। समझ में आ रही बात? जब इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 ऐसा होता चला जाता है, मतलब 1 अल्फा 2 को कहीं पर भी रखने पर 0 ही आता जाता है, 0 ही आता चला जाता है, तब तो इनफाइनाइट सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। और जब 1 अल्फा 2 को कहीं किसी कॉलम की जगह पर रखने पर, रिप्लेस करने पर 1 अल्फा 2 से अगर वो 0 नहीं आता है तब नो सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ पर तो 0 आया, अगर यहाँ पर मैं 11 कर देता, तो अगर यहाँ पे 11 कर दे रहा हूँ तो बताओ ये 0 आएगा? तो कितना आएगा? 0 नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर 11 कर दे रहा हूँ तो ये कितना, नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ रही बात? तो अब ये जो दिख रहा है ना आपको, x + y की वैल्यू 5 है, 2x + 2y = 11 है, तो ये पॉसिबल कैसे हो सकता है भाई? यहाँ पर 2x + 2y = 10, तो 2x + 2y = 10 और 2x + 2y = 11 दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? तो जब राइट वाला कुछ गड़बड़ी मचाने लगता है तो उस समय नो सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। तो आप बस ये ध्यान कर लीजिए या ये याद कर लीजिए कि इक्वल के लेफ्ट साइड में कोई संबंध होना चाहिए, पर वही संबंध राइट में नहीं होना चाहिए। तो मतलब जो है 1 अल्फा 2 को कहीं पर भी रिप्लेस कर दो, तो मैं पहले वाले पर रिप्लेस कर दे रहा हूँ। ठीक है, 1 अल्फा 2 और बाकी 2 1 1 और 1 3 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो लेफ्ट वाला डिटर्मिनेंट, मतलब इक्वल के लेफ्ट साइड में XYZ कोफिशिएंट से बनने वाला जो डिटर्मिनेंट होता है उसको 0 कर दीजिएगा। और 1 अल्फा 2 को जब सामने लाइएगा
तो नॉट इक्वल टू 0 कर दीजिएगा। नॉट इक्वल टू 0 से ये कंफर्म हो जाता है कि वही संबंध राइट वाले में नहीं है, और ये नो सोल्यूशन के लिए पर्याप्त होता है। बस इसको ध्यान कर लीजिए, इधर वाला इक्वल टू 0 और उधर वाले को जब ले आते हैं इधर तो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं तुम लोगों को? हाँ, याद रहेगा। तो नो सोल्यूशन कब होता है? एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बनने वाला जो डिटर्मिनेंट है वो तो 0 कर दो, उसे वास्तव में कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहते हैं, पर यहाँ पर क्या बोलते हैं इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इक्वल के लेफ्ट साइड में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बनने वाला जो डिटर्मिनेंट है उसे 0 कर दीजिए। लेफ्ट साइड में कुछ संबंध होना चाहिए, राइट साइड में वही संबंध नहीं होना चाहिए, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना का लेमडा 1 - 3 - 2 और 1 - 9 और +1 और 1 - 3 = 0, यहाँ -2 लेमडा और यहाँ पे कितना +16 - 2 = 0। लेमडा = कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, लेमडा = 7 वाला कोई ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। अब तीनों ऑप्शन में भाई नॉट इक्वल टू का ही अल्फा होगा कुछ आंसर, है ना। चलो, ये आ गया लेमडा की वैल्यू 7। अच्छा, अब इधर से देखो, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? मैं इधर कर दे रहा हूँ 1 × ये। ठीक है, तो 1 × कितना आएगा? 1 × 1 - 3 और -2 × अल्फ़ा -6 और +1 × अल्फ़ा -2। ठीक है, और ये नॉट इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे -2 अल्फ़ा +12 और प्लस अल्फ़ा -2 नॉट इक्वल टू 0। ये माइनस अल्फ़ा उधर जाएगा प्लस अल्फ़ा और अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 8 आ रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 8। क्लियर? तो अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 8 ये वाला आंसर हमारा फाइनल हो गया। समझ में आ रही बात बच्चों? ये कैसे हो रहा है? आपको इक्वल के लेफ्ट साइड में एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है उनसे बनने वाले डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 कर देना है, और राइट साइड में 1 अल्फ़ा 2 को किसी जगह पर सेट करने पर नॉट इक्वल टू 0 कर देना है, और इससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इक्वल के लेफ्ट साइड में अगर मान लीजिए, इसमें थोड़ा सा और बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए x + y = 5 लिखा हुआ है और यहाँ पे 2x + 3y लिखा होता और ऐसे लिखा होता, मगर यहाँ पर देखो इक्वल के लेफ्ट साइड में अब कोई संबंध रह ही नहीं गया। ठीक है, अब इक्वल के लेफ्ट साइड में ये एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है? ये है तुम्हारा 1 1, हाँ, और 2 और 3, ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ये इसके लिए तो अगर एक्स वाई के कोफिशिएंट से बनने वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रहे, तुम्हें फिर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब इक्वल के लेफ्ट साइड में कोई संबंध नहीं है। आप सॉल्व करोगे अब तो यूनिक सोल्यूशन आएगा। ठीक है, एक्स की एक वैल्यू आ जाएगी, वाई की एक वैल्यू आ जाएगी। अगर इसमें कहा जाता है कि यूनिक सोल्यूशन है तो क्या करते हैं? नॉट इक्वल टू 0 कर देते हो और उसका हम ध्यान भी ना करते हो, अल्फा का चाहे जो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इक्वल के लेफ्ट साइड में जो एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट दिया हुआ है उसका जो उससे बनने वाला जो डिटर्मिनेंट है, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर डरने की कोई जरूरत नहीं है, फिर तो यूनिक सोल्यूशन हो ही गया है, अल्फा बिलोंग टू एनी रियल नंबर। ठीक है, तो बच्चों या ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, हाँ, सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं, सिस्टम इनकंसिस्टेंट है कि नहीं। कंसिस्टेंट सिस्टम किसे कहते हैं? जब यूनिक या इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलने लगे तो उसे उस सिस्टम को हम कंसिस्टेंट सिस्टम लिखते हैं। यूनिक सोल्यूशन का जो आंसर आता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन कह करके जो आंसर आता है, दोनों आंसर मिला देते हो तो आपका बनता है कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का आंसर। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सोल्यूशन वाला सिचुएशन। ठीक है, जब कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है तो हम कहते हैं ना नो सोल्यूशन हो गया, या इसमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो नो सोल्यूशन कब होता है? जब सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाता है। तो इनकंसिस्टेंट का आंसर और नो सोल्यूशन का आंसर एक ही होता है, और कंसिस्टेंट और का आंसर, कंसिस्टेंट का आंसर वही होता है जो यूनिक और इनफाइनाइट दोनों का आ रहा है। ठीक है, यूनिक का आंसर आ रहा, इनफाइनाइट का आंसर आ रहा, दोनों को मिला दो, ये कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन का आंसर होता है। ठीक है, तो चलो बच्चों, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।